क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री, लेखन कला और शहरी जीवन, चैप्टर 2। इस चैप्टर में हमने पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर से पहले के टॉपिक को पढ़ा, किस तरह से मेसोपोटामिया क्षेत्र की समृद्धि बनी और लेखन कला का आगमन हुआ, शहरी जीवन का आगमन हुआ। अब हम लोग पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर के बारे में अध्ययन करेंगे। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला और आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा के पर स्थित थी। इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। देखिए मारी नगर की स्थितियाँ चित्र में 3 में, ये फरात नदी है, कृषि भूमि की स्थिति देख लीजिए, मारी नगर है ये। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की ज़रूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं और उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी और आज भी हमारे यहाँ उपयोगी सिद्ध होता है। फिर भी किसानों तथा गडेरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडेरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडेरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ माल लूट लेता था। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। तो मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में आयावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडेरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों से या खेतों में अपने भेड़ बकरियों ले आते थे और ये समूह गडेरिये फसल काटने वाले मजदूरों या भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस भी जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली। यही खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, ऑस्ट्रियाई और आर्मेनियन जाति के थे। आगे विषय 5 में इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। और इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खपच्ची की ढाल पकड़े हुए है और एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए। मारी में जिमरीलिम का राजमहल 1810 से लेकर 1760 ईसा पूर्व के बीच का है। ये देखिए महल का आकृति कैसा था, किस तरह वहाँ बनावट है, ये भी देखिए। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप से कीमती वस्तुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरीलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहाँ आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर यानी शराब।
वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जो उत्तर की ओर ही बना हुआ था। उसके विशाल और खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था, जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। समझिए, एक दो नहीं बल्कि 260। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं और उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारीनगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। मारीनगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। तो मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे। सोचिए, एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे, और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। जितना माल लदा हुआ है उसका 10% टैक्स देना होगा। जौ एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। जौ, हमारे यहाँ जौ एक अनाज है, लेकिन यहाँ एक नौका का नाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है, और यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था। परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा और औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था कांसा, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टिकोण से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन की तुलना में हम बहुत अधिक कुशल हैं। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे ऊर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम आर्कियोलॉजिस्ट के पास इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके, यानी खुदाई करने के लिए। तो इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संदर्भ में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था, और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया, और इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे या फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिर से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई, और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की, और इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगा लिया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। वहां गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले थे।
आज भी गोबर गड्ढे में आपको मिलेंगे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन से थे, यह जानने के संकेत हमें बहुत कम मिले हैं। वहाँ की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सूअर छुट्टे घुमा करते थे। ये मेसोपोटामियाई का सूअर की पहचान देता है, यहाँ पाया गया है। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, तो सूअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि सूअर का कुछ मांस रखा गया था। व्यक्ति के मरने के बाद उसको खाने के लिए सूअर का कुछ मांस दे दिया गया था। तो आर्कियोलॉजिस्टों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घरों के कौन से कमरों पर पोपलार, एक लंबा और पतला पेड़ होता था, के लट्ठों और खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें थी, और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व देखिए। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, और ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन में कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों और महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिस अपने उरुक नगर लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर के चारदीवारी के आसपास या आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा और इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है, सुखी मिलती है, और उन्हें एक जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन। हालांकि मर्म स्पर्शी कहानियों और किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरों को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है और उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, जिनमें गुना और भाग की तालिकाएं, वर्ग और वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई है। उनमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है कि 1 + 24/60 + 51/62 60 स्क्वायर + 10/60 क्यूब। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.414 आता है, जो आज भी हम अपने मैथ में इस्तेमाल करते हैं। उत्तर होगा जो इसके सही उत्तर 1.414 से थोड़ा सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में बांटना, और 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, और 1 दिन का 24 घंटे में, और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा बन गया है, ठीक है, ये सब हमें मेसोपोटामिया वासियों से ही मिला है। क्लियर है कि समय का
इस तरह का जो विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। जब कभी सूर्य और चंद्रमा ग्रहण होते थे, यानी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे, तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता था जहां विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहां कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले बेलना लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों को बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। बातें तो सारी समझ में आ ही रही होगी। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का विश्लेषण करना चाहिए जिनके द्वारा हमें प्राचीन काल के प्रलेखों यानी अभिलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। एक प्राचीन कालीन पुस्तकालय के बारे में देखिए किस तरह से है। कहता है, लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के आसीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा, यानी अपने विकास के चरम शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था और राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर खाद्य सामग्री हो, चाहे पशु हो, चाहे धातु हो और अन्य वस्तुओं हो के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। तो आपको पता है कि दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया ही साहित्य और लेखन कला के दृष्टिकोण से समृद्ध क्षेत्र बन गया, और उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। आपको याद रखने हैं कि राजा अशुरबनीपाल, ठीक है, ये असीरियाई शासक थे। उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या और स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का पूरा प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया एक ऐसा नगर था जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए प्रचलित हो गया था, फेमस हो गया था। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी और इसका स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया था। आपको पता ही है कि लेकिन विद्यालयों में वह शब्द के रूप में, संकेत सूची के रूप में, यानी द्विभाषी पट्टिका के रूप में पढ़ाया जाने लगा था, सुमेरी और अक्कदी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिपि पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। और राजा अशुरबनीपाल के आदमी यह सब जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसे महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई और प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का भी उल्लेख लिखता है कि मैं अशुरबनीपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान का प्राप्त करने में सफलता हासिल किया है। मैंने देवताओं की बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्टदेव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपनी शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण काम था
कि इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का, और इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार टाइप किया गया, अंकित किया गया कि असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमोक व्यक्ति द्वारा लिखी गई असुर बनी पाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। दरअसल ये एक पुस्तकालय था, एक लाइब्रेरी का रूप भी था, ठीक है, एक लाइब्रेरी ही था। और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नैबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। यहीं पर हम्मुराबी संहिता का आप पाएंगे। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था और इसकी चहारदीवारी बहुत तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई खोज की। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि ऊर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण के उस प्राचीन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया, प्राइस्टेस की, ठीक है। उसने लिखा, चूँकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं का एक पटलेख मिला और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में घोषित कर दिया, प्रतिष्ठापित कर दिया, पहचान दिला दिया। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा हुआ था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। तो नेबोनिडस और निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है, देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। काल रेखा है, इस काल रेखा को आपको याद करने हैं, ठीक है, कि उत्तरी मेसोपोटामिया के मंदिर में खेतों की शुरुआत कब हुई थी? 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी प्रकार दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना कब हुआ था? तो लगभग 5000 ईसा पूर्व में। लेखन कार्य की शुरुआत कब हुई थी मेसोपोटामिया में? तो लगभग 3200 ईसा पूर्व में। तो ये सब याद रखना है। किलाकार लिपि का विकास जो होता है लगभग 2600 ईसा पूर्व में होता है। लोहे का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है कि 1100 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच होता है, बट मेसोपोटामिया में 1000 ईसा पूर्व के बीच हो रहा है, ठीक है। और सिकंदर ने बेबीलोनिया को कब जीता है? तो 331 ईसा पूर्व में जीता है, याद रखेंगे। इसमें अभ्यास करने के लिए दिए गए हैं प्रश्न। आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे? तो पहले भी मैंने आपसे बताया था कि जिस अनाज को हम लोग जिस उपजाऊ मिट्टी में पैदा करते हैं, जब हमारे खाने पीने से जो बच जाता है और जो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती है
हम उस चीज़ को लाने के लिए अपने बचे हुए खाद्य पदार्थ का अदला बदली करते हैं। तो इसका सीधा सा एक अर्थ हुआ कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया गया, ठीक है, उन वस्तुओं का हमने क्या किया, बेचने का काम शुरू किया और फिर लेने का काम शुरू किया। तो ये लेन देन की प्रक्रिया एक छोटे से ग्रामीण लेवल पर शुरू हुई थी। गांव लेवल पर लोग घर घर में जाते थे और गाँव में घूम घूम करके माथे पर टोकरी ले करके, ठीक है, और अपनी वस्तुओं की अदला बदली करके चले आते थे। ये एक प्रक्रिया था लेन देन का। यहाँ मुद्रा नहीं था, यहाँ कोई रुपया नहीं था, यहाँ पर कोई कौड़ी नहीं था। इसी तरह से यही रूप जब बड़े पैमाने पर हर घरों में आवश्यकता से अधिक मात्रा में अन्न का अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन होने लगा, तो ये एक कस्बे के छोटा सा हाट के रूप में विकसित हो गया। यानी लोग देखने लगे कि अब सारे लोग गली में घूम घूम करके बेच रहे हैं, गाँवों में बेच रहे हैं, तो इससे बेहतर क्यों ना होगा कि हमारे पास खोपड़ी है, ठीक है, तो हम इस ब्रेन का इस्तेमाल करके हम एक जगह पर बाज़ार लगा लें। तो आज जो हमारे आसपास में साप्ताहिक हाट लगता है, साप्ताहिक हटिया लगती है, एक छोटी बाजार लगती है, ठीक है, ये वही रूप है। आज ऐसा नहीं है कि वो कलकत्ता अचानक बन गया, बॉम्बे अचानक बड़ी शहर बन गया, ये यही हाट से ही विकसित होकर के बना है ना। तो इसने क्या किया, व्यापार का आगमन ला दिया। और ये जो लाया व्यापारिक प्रक्रिया जो शुरू हुई हाट में, तो लोग देखने लगे कि क्यों नहीं हम यहीं पर बस जाते हैं जहाँ पर हाट लग रही थी, और वहाँ पर बसने के बाद कुछ लोग व्यापार काम में लग गए और अपनी पूजा आराधना के लिए मंदिर को विकास में ला दिया। फिर इसी तरह अध्ययन का केंद्र ला दिया और धीरे धीरे वहाँ पर वे लोग अपनी पक्की ईंटों के मकान बनाने लगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से रहने लगे। यही प्रक्रियाएं हाट से बदल करके बाजार में आ गया और बाजार से बदल करके शहर में आ गया, और शहरीकरण की प्रक्रिया का मेन कारण यही था। नंबर 2 है, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो अभी मैंने कहा अत्यंत उत्पादक खेती सारी चीज का है, ठीक है। शहरों के विकास के लिए तो अत्यंत उत्पादक खेती, श्रम डिवीजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं की शक्ति को ने बना दिया। तीसरा, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो इसलिए कि खानाबदोश का कोई स्थायी जीवन यापन नहीं था, वे अपने पशुओं को चराते थे, ठीक है, और उन्हें पानी पिलाने के लिए आपने पढ़ा कि किसानों के खेतों के मेढ़ों पर से ले जाया करते थे, अक्सर वो पानी पिलाने के मकसद से और पार करने के मकसद से। तो कभी कभी ये जो हैं इनके जो जानवर हैं वो किसानों के फसल को खा जाते थे, जिससे प्रायः आपस में टकराव पैदा होता था, संघर्ष होता था, लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही रहे होंगे? तो आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है।